जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं आप सभी के लिए लेकर यूपी SSS परीक्षा का ब्रह्मास्त्र। दोस्तों ऐसे सवाल लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको 20 से 25 नंबर देके जाने वाले हैं। सारी वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा और सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलिएगा। सारे सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किए गए। आप इन सवालों को नोट कीजिएगा और परीक्षा से पहले इनका रिवीजन करके जाइएगा, आपको 100% सफलता मिलेगी। आइए दोस्तों बिना देर किए हुए बात करते हैं अपने पहले सवाल की ओर। हमारा पहला सवाल है, परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहां से कमीशन किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। IIT रुड़की, IIT खड़गपुर, IIT तिरुचिरापल्ली, IIT गांधीनगर। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, परम अनंत सुपर कंप्यूटर कहां से कमीशन किया गया है तो आपको नोट करके रखना है IIT गांधीनगर। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और IIT गांधीनगर कहां पर स्थित है? ये दोस्तों गुजरात में स्थित है। आइए दोस्तों और ऑप्शंस को लेकर बात करते हैं। IIT रुड़की, दोस्तों यहां पर दोस्तों रुड़की, IIT रुड़की में परम गंगा सुपर कंप्यूटर दोस्तों कहां से डिकमीशन किया गया है तो आपको नोट करके रखना है। परम गंगा सुपर कंप्यूटर दोस्तों IIT रुड़की। और दोस्तों IIT रुड़की कहां पर स्थित है? ये उत्तराखंड में स्थित है। दोस्तों गंगा कहां से निकलती है? उत्तराखंड में। आप इसको ऐसे रिलेट करके पढ़ सकते हैं। IIT खड़गपुर दोस्तों यहां पर परम शक्ति सुपर कंप्यूटर दोस्तों कहां से कमीशन किया गया? IIT खड़गपुर। दोस्तों खड़गपुर आपने सुना होगा, खड़क सिंह से खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, यानी कि दोस्तों खड़क सिंह बहुत ही शक्तिशाली आदमी होगा, यानी कि परम शक्ति। इसको आप ऐसे रिलेट करके पढ़िएगा। अब दोस्तों बात करते हैं तिरुचिरापल्ली, अति महत्वपूर्ण। परम पोरुल सुपर कंप्यूटर दोस्तों कहां से कमीशन किया गया है? तिरुचिरापल्ली। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने चारों सुपर कंप्यूटरों के नाम याद कर लिए होंगे। आपको दोस्तों कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है। IIT रुड़की में कौन सा है? परम गंगा। IIT खड़गपुर में कौन सा है? परम शक्ति। और तिरुचिरापल्ली में कौन सा है? परम पोरुल। और IIT गांधीनगर में मैंने आपको बताया है कि परम अनंत सुपर कंप्यूटर। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत का पहला सी स्पेस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? अति महत्वपूर्ण सवाल, लगाइएगा इसके ऊपर, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा यह सवाल है। तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। देश का पहला सी स्पेस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? केरल ने किया है, तेलंगाना ने किया है, तमिलनाडु ने किया है, पश्चिम बंगाल ने किया है। भाई बहनों आपको बता दें, देश का पहला सी स्पेस प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? ये केरल ने किया है। ये दोस्तों क्या है? OTT प्लेटफॉर्म है, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म। दोस्तों किसने किया है? खुद का केरल ने किया है। आप जहां पर दोस्तों नेटफ्लिक्स हो गया, OTT पर दोस्तों आप मूवी वगैरह देखते हैं, केरल ने खुद का OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और दोस्तों उसका नाम क्या रखा है? सी स्पेस। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छप सकता है। दोस्तों तेलंगाना में क्या है? 39वीं दोस्तों विश्व धरोहर कौन सी है? रमप्पा मंदिर। कौन सा दोस्तों? रमप्पा मंदिर। ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। और 39वीं विश्व धरोहर है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। और तेलंगाना की दोस्तों स्थापना कब हुई? जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों तमिलनाडु में क्या है? पहला डिजिटल खाद्य संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु में भी कहाँ पर? तंजावुर में। खाद्य संग्रहालय ग्रुप डी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न, खाद्य संग्रहालय। दोस्तों यहाँ पर जितने ये ऑप्शन लिए गए सबसे कुछ ना कुछ सवाल बनते हैं। मैंने दोस्तों ऐसे ऑप्शन सेट किए हैं कि हर ऑप्शन से आपका सवाल बनता है और आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला खाद्य संग्रहालय दोस्तों कहाँ पर खोला गया है? ये तमिलनाडु के तंजावुर में खोला गया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने यहाँ से नोट कर लिया होगा। और तेलंगाना की स्थापना कब हुई है तो आपको नोट करके रखना है 2 जून 2014। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। भाई बहनों हमारा अगला सवाल है, 5वां क्वेड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा ये सवाल है। जापान में होगा, ऑस्ट्रेलिया में होगा, अमेरिका में होगा, भारत में होगा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। क्वेड संगठन अति महत्वपूर्ण संगठन है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, 5वां क्वेड शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा तो आपको नोट करके रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाला है। आपका ऑप्शन नंबर भी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों ये चौथे क्रम का कहां पर आयोजित हुआ था? ये टोक्यो जापान में हुआ था। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेड।
क्वेड। दोस्तों क्वेड की जो एक्सरसाइज होती है उसको क्या कहते हैं? मालाबार। मालाबार जो युद्धाभ्यास होता है वो दोस्तों क्वेड संगठन की युद्धाभ्यास है। और इसमें कौन कौन से देश शामिल है? इसके अंदर दोस्तों 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से दोस्तों? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में ये नंबर दिला सकता है आपको यह सवाल है। दोस्तों क्वेड इसकी जो संकल्पना किसने दी है? वर्ष 2007 में इसकी संकल्पना दी थी शिंजो अबे ने, जो दोस्तों जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनकी अभी हाल ही में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेड संगठन में कितने देश शामिल हैं? 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से? भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और दोस्तों इस संगठन की एक्सरसाइज को क्या कहते हैं? मालाबार एक्सरसाइज। और क्वेड की संकल्पना किसने दी है? शिंजो अबे ने दी है 2007 में। और क्वेड की चौथी बैठक कहां पर हुई थी? ये दोस्तों जापान, टोक्यो जापान में हुई थी। और इसकी 5वीं बैठक कहां पर होगी? इसकी 5वीं बैठक होगी ऑस्ट्रेलिया में। इसको आप नोट करके रखिएगा, आपकी परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आप अपने सिलेबस उठाकर देखिएगा, उसके अंदर लिखा है महत्वपूर्ण पुरस्कार। आपको दोस्तों कोई सा भी पुरस्कार आपसे पूछा जा सकता है। मैंने अपने जितने प्रैक्टिस सेट लिए हैं वहां पर दोस्तों आपको लगभग सारे पुरस्कार कवर करवा दिए हैं। अगर आपने दोस्तों अभी तक हमारी वीडियोज नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर UPSSC पैड 2022 इस नाम से दोस्तों प्लेलिस्ट बनी हुई है, उससे आप सारी वीडियोज देख सकते हैं। 100% दोस्तों आपको 20 से 25 नंबर आपको मिल जाएंगे। आइए दोस्तों अपने सवाल की ओर बात करते हैं। टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसे मिला है? फ्रैंक विल्जैक को मिला है, बालकृष्ण दोषी को मिला है, पुष्प कुमार जोशी को मिला है या पिनाकी चंद्र घोष को मिला है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों नाम ऐसे लिए गए जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। भाई बहनों आपको बता दें, टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 किसको मिला है? फ्रैंक विल्जैक को मिला है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए दोस्तों बात करते हैं और ऑप्शन को लेकर। पुष्प कुमार जोशी ये कौन है? HPCL के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसके दोस्तों अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? HPCL के पुष्प कुमार जोशी। पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष। लोकपाल के पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन बने थे? लोकपाल के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो आपको नोट करके रखना है, पिनाकी चंद्र घोष। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों लोकपाल समिति में कितने मेंबर होते हैं? तो आपको नोट करके रखना है, कुल 22 मेंबर होते हैं। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा उसमें से लोकसभा के कितने होते हैं और राज्यसभा के कितने होते हैं। यह सवाल दोस्तों मैंने अपने पिछले प्रैक्टिस सेट में आपको बताया था। दोस्तों जरूरी नहीं है जो सवाल मैंने लिया है आपका वही पर पेपर में आए। इसकी दोस्तों सवाल की एग्जैक्ट गारंटी नहीं होती है, लेकिन आपको जो मैं एक्सप्लेनेशन करता हूं उसमें अंदर से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। 100% सवाल छपेगा। टेम्पल्टन पुरस्कार किसका है? फ्रैंक विल्जैक का है। पुष्प कुमार जोशी दोस्तों HPCL हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड इसके दोस्तों अध्यक्ष बनाए गए हैं। और पिनाकी चंद्र घोष लोकपाल के पहले अध्यक्ष हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। बालकृष्ण दोषी, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। बताइएगा दोस्तों इनको अभी हाल ही में कौन सा पुरस्कार मिला है? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा? बालकृष्ण दोषी। आइए दोस्तों इसका जवाब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, PM श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। शिक्षा से है, उद्योग से है, चिकित्सा से है, खेल से है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अभी 1 महीने पहले का दोस्तों करंट अफेयर है ये। जल्दी से बताइएगा PM श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? भाई बहनों आपको बता दें PM श्री योजना का संबंध किस क्षेत्र से है, तो आपको नोट करके रखना है शिक्षा। और ये दोस्तों कब लॉन्च की गई थी? 5 सितंबर को दोस्तों लॉन्च की गई थी। 5 सितंबर 2022 को लॉन्च की गई PM श्री योजना। और दोस्तों ये शिक्षा से संबंधित, क्योंकि दोस्तों 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर दर्ज किया गया है? लगाइएगा स्टार, अति महत्वपूर्ण सवाल है। लद्दाख में, मणिपुर में, सिक्किम में, गोवा में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। देश में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर दर्ज किया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा।
ये दोस्तों बिल्कुल नया आंकड़ा है 2022 का। भाई बहनों आपको बता दें देश में सर्वाधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ पर दर्ज किया गया है, तो आपको नोट करके रखना है ऑप्शन नंबर ए लद्दाख में। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और सबसे कम दोस्तों कम किया गया है सिक्किम में। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, आपकी परीक्षा में ये भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। अब दोस्तों थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। भाई बहनों आपको बता दें क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है। गोवा सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर आपसे जनसंख्या के मामले में पूछा जाए जनसंख्या के, तो आप बताएंगे मिजोरम। क्या बताएंगे आप दोस्तों? मिजोरम जो जनसंख्या के मामले में सबसे कम स्थान पर है। और क्षेत्रफल के स्थान पर दोस्तों गोवा सबसे छोटा राज्य है। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों मणिपुर में क्या है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। और दोस्तों मणिपुर में क्या है? एक लोकटक झील। सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? लोकटक झील। ये भी मणिपुर में ही स्थित है। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। और मणिपुर की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो आपको नोट करके रखना है 60 सीटें हैं। यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? बिल्कुल छुपा रुस्तम सवाल है। और दोस्तों अभी तक एक भी परीक्षा में ये सवाल पूछा नहीं गया है, इसलिए दोस्तों आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना है। जल्दी से बताइएगा इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? कतर में होगा, इंग्लैंड में होगा, नीदरलैंड में होगा या ऑस्ट्रेलिया में होगा? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें इनविक्टस गेम्स 2022 इसका आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आयोजन होगा नीदरलैंड में भी। कहाँ पर? दाहेग। और यहाँ पर दोस्तों किसका मुख्यालय है? इंटरनेशनल हाई कोर्ट का मुख्यालय। इंटरनेशनल कोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? दाहेग में स्थित है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों इंग्लैंड के दोस्तों बर्मिंघम, इंग्लैंड में किसका आयोजन हुआ है? कॉमनवेल्थ गेम। इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पूरा? इंग्लैंड के बर्मिंघम में हुआ है। और कौन से क्रम के थे? 22वें क्रम के थे। भारत का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। भारत ने कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं, जिसमें से 22 गोल्ड जीते हैं। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण आंकड़े हैं आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों कतर दोहा, इसमें दोस्तों फीफा का आयोजन होगा। फीफा का आयोजन दोस्तों कहाँ पर होने वाला? कतर दोहा में होने वाला। फीफा किससे संबंधित है? फुटबॉल का खेल है ये। फुटबॉल का टूर्नामेंट है फीफा। इसको भी आप नोट कीजिएगा। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? द हेग नीदरलैंड में होगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 दोस्तों इसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ है। और कौन से क्रम के थे ये दोस्तों? 22वें क्रम के थे। और भारत का कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है। भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? 61 पदक जीते हैं। और भारत ने कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं? भारत ने 22 गोल्ड मेडल जीते हैं। और दोस्तों आपको बता दें सर्वाधिक गोल्ड किसके अंदर जीते गए हैं? तो आपको नोट करके रखना कुश्ती के अंदर। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको नोट कीजिएगा। अब दोस्तों आपके लिए एक सवाल, जल्दी से बताइएगा, जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उसके अंदर ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने 3 गोल्ड जीते हैं? सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है और वो किस खेल से संबंधित है? जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में छाप दीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। भाई बहनों हमारा अगला सवाल है योग प्रवाह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है? स्वास्थ्य मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त सवाल है करंट अफेयर का। अच्छे दोस्तों इसके अंदर गलती करने वाले हैं, लेकिन दोस्तों आज के बाद आप कभी गलती नहीं करेंगे, क्योंकि दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है ये आपकी परीक्षा के लिए। योग प्रवाह कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा आयोजित हुआ है? स्वास्थ्य मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें योग प्रवाह कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया? तो आपको नोट करके रखना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जैसे ही देखेंगे योग प्रवाह तुरंत दोस्तों स्वास्थ्य मंत्रालय ऑप्शन लगा देंगे और उनका जवाब गलत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान में रखना है योग प्रवाह कार्यक्रम किसने शुरू किया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किया है। इसको आप नोट कीजिएगा। दोस्तों योग दिवस कब, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? 21 जून। आइए थोड़ी सी जानकारी मैं आपको और देता हूँ। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। और दोस्तों इस बार कौन से क्रम का था आपको यह भी पता होना चाहिए। 8वें क्रम का था। कौन से दोस्तों? 8वें क्रम का था। और दोस्तों कब से शुरू हुआ था? 2015 से शुरू हुआ था योग दिवस। और इस बार की थीम क्या है? मानवता के लिए योग। मानवता के लिए योग, ये इस बार की योग दिवस की थीम है।
के लिए योग, इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। सारे आंकड़े आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया था? 21 जून को। कौन से क्रम का था? 8वें क्रम का था। और दोस्तों कब से प्रारंभ हुआ है? 2015 से प्रारंभ हुआ है। और दोस्तों इसका थीम क्या थी? मानवता के लिए योग। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य हैं, जल्दी से बताइएगा। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या यह सभी? क्या होगा आपका सही जवाब? बहुत ही जबरदस्त सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आपकी परीक्षा में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं जिन पर दोस्तों बहुत कम ध्यान गया होता है लोगों का। आप बताइएगा कि सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड या सभी? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें सोनभद्र से सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। यानी कि दोस्तों आपका सही जवाब क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों एक राज्य और याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, ये दोस्तों 4 राज्य हैं जो सोनभद्र से सीमा बनाते हैं, इनको आप नोट कीजिएगा। बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों बिहार में क्या स्थित है? डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र, ये दोस्तों कहाँ पर से? पटना बिहार में स्थित है। डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 5 अक्टूबर, और दोस्तों जो डॉल्फिन है उसको गंगोटिक एनिमल कब घोषित किया गया था? 5 अक्टूबर 2009। इसीलिए दोस्तों आपको बता दें 5 अक्टूबर को डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल था। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको यह भी यहाँ पर नोट करा दिया। सारे सवालों को आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा छपेगा सवाल है। दोस्तों आपके जो सिलेबस है उसमें साफ साफ दे रखा है महत्वपूर्ण संगठन, महत्वपूर्ण संस्थाएं। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। WTO, UNDP, IMF, वर्ल्ड बैंक, क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करना है IMF। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। और दोस्तों आपको बता दें वर्ल्ड बैंक और IMF, इसका दोस्तों मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो आपको नोट करके रखना, वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय स्थित है। इनको दोस्तों IMF और वर्ल्ड बैंक को जुड़वा बहनें कहा जाता है, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें IMF में कितने देश शामिल हैं? 190 देश शामिल हैं। और जो एंडोरा नवीनतम देश है दोस्तों जिसमें शामिल हुआ है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों इसकी जो मुद्रा है IMF की मुद्रा क्या कहलाती है? SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट। इसकी मुद्रा क्या कहलाती है? SDR मुद्रा कहलाती है, इसको आप नोट करके रखिएगा। ये सारे सवाल आपकी परीक्षा में कैसे भी पूछे जा सकते हैं। इसी को दोस्तों गोल्ड पेपर कहा जाता है। SDR जो मुद्रा होती है उसको गोल्ड पेपर कहा जाता है। ये सवाल सुपर टेट की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों WTO इसकी स्थापना कब हुई है? विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995। अति महत्वपूर्ण सवाल है। और इसकी दोस्तों पहली महिला अध्यक्ष कौन बनाई गई? नागोजी ओंकाजा इवेला। कहाँ की रहने वाली है? नाइजीरिया के रहने वाली हैं। दोस्तों बताइएगा UNDP ये कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों जो UNDP होती है वो कौन सा रिपोर्ट जारी करती है? चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, मानव विकास सूचकांक जारी करता है कौन? UNDP। अब ये बताइएगा कि मानव विकास सूचकांक में अपना भारत देश का स्थान कौन सा इस बार है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट किया होगा, सारे प्रश्नों को आपने समझा होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। सारी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है। ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर देके जाएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं बिना देर किए अपने अगले सवाल को लेकर। हमारा अगला सवाल है, दा विंची मिशन का संबंध किस ग्रह से है? मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह या बृहस्पति ग्रह? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें दा विंची मिशन 2022 इसका संबंध किससे है? तो आपको नोट करके रखना है, इसका संबंध है शुक्र ग्रह। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, वीनस। इसको दोस्तों इंग्लिश में क्या कहते हैं? वीनस। आपसे वीनस कह सकता है, आपसे शुक्र ग्रह कह सकता है। आप दोनों नाम याद रखिएगा। आपको दोस्तों कोई सा भी ऑप्शन में देकर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। दा विंची मिशन किसका है? नासा का है।
और नासा कहाँ की कंपनी है दोस्तों? ये अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका की। इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। अब दोस्तों आप बताइएगा कि इसरो की स्थापना दोस्तों कब हुई है? जल्दी से बताइएगा। और उसके हेड कौन है? सोमनाथ जी हैं। कौन? सोमनाथ जी। ये दोस्तों मैं आपको बार बार नोट करा रहा हूं क्योंकि दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इसरो कहाँ की कंपनी? अपने भारत देश की कंपनी है। और इसकी स्थापना कब हुई है? तो आपको नोट करके रखना है 15 अगस्त 1969। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे मिला है? भगवंत अनमोल को मिला है, दया प्रकाश सिन्हा को मिला है, हर्षाली मल्होत्रा को मिला है, विनीत कुमार को मिला है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? भगवंत अनमोल को दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया है, हर्षाली मल्होत्रा को दिया गया है, या विनोद कुमार को दिया गया है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। और किस भाषा के लिए मिला है? हिंदी भाषा के लिए। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को मिला है। और कौन से क्रम, सॉरी दोस्तों, और किसके लिए मिला? अशोक के लिए, सम्राट अशोक के लिए दिया गया है, दया प्रकाश सिन्हा जी को। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। अगर लेकिन आपसे पूछा जाए कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है? तो आपको नोट करके रखना है, ये भगवंत अनमोल को मिला है। दोस्तों आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछा जाए तो आप लगाएंगे दया प्रकाश सिन्हा, किसके लिए मिला है? सम्राट अशोक के लिए मिला है। लेकिन दोस्तों यहीं पर आपसे कह दे, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 किसको मिला है? भगवंत अनमोल को मिला है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, बहुत ही अनमोल प्रश्न है ये दोस्तों। हर्षाली मल्होत्रा, इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार दिया गया इनको। और ये कौन है दोस्तों? आपने बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी होगी, बजरंगी भाईजान में जो मुन्नी का जिसने किरदार निभाया था वही है ये हर्षाली मल्होत्रा। इनको दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है? भीमराव अंबेडकर पुरस्कार द्वारा इनको सम्मानित किया गया। आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। अब दोस्तों आप बताइएगा कि विनोद कुमार को कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है? रामदत्त मिश्र, प्रोफेसर नारायण प्रधान, विल स्मिथ, शिंजो अबे। क्या होगा आपका सही जवाब? चारों नाम अति महत्वपूर्ण नाम है, जल्दी से बताइएगा कि 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ है? अति महत्वपूर्ण सवाल है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसे मिला है? तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, प्रोफेसर नारायण प्रधान। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों इनको कौन सा मिला है? 31वां जीडी बिरला पुरस्कार। रामदत्त मिश्र को कौन सा मिला है? 31वां सरस्वती सम्मान। 31वां सरस्वती सम्मान। दोस्तों जो व्यास सम्मान होता है, जीडी बिरला पुरस्कार होता है या सरस्वती सम्मान, ये सब किसके द्वारा दिए जाते हैं? बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। आपको ये भी याद रखना है। 31वां जीडी बिरला पुरस्कार किसको मिला है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को मिला है। और 31वां सरस्वती सम्मान किसको मिला? रामदत्त मिश्र को मिला है। और किसके लिए मिला है ये इंपॉर्टेंट है। मैं तो यहाँ हूँ दोस्तों, इस कृति के लिए इनको दिया गया है, मैं तो यहाँ हूँ। इसको भी आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। विल स्मिथ, अति महत्वपूर्ण सवाल, और ये मैंने दोस्तों आपको कई बार बताया है। इनको बताइएगा दोस्तों कौन से क्रम के ऑस्कर अवार्ड के बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है विल स्मिथ को? आपको दोस्तों ये तो पता है कि इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, लेकिन जो ऑस्कर अवार्ड हुए हैं वो कौन से क्रम के थे? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे, 93 क्रम के थे या 94 क्रम के थे? जल्दी से बताइएगा। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका सी का सही जवाब क्या होगा? शिंजो अबे। आपको सबको मैंने बताया अभी कि इन्होंने 2007 के अंदर क्वाड संगठन की संकल्पना दी थी। और कौन थे? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे, जिनका भी हाल में नारा के अंदर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हॉफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है। अबुल फजल की है, अश्व घोष की है, अरविंद घोष की है या वीएस नायपॉल की है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों नाम आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, हॉफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है, तो आपको नोट करके रखना है, ये वीएस नायपॉल की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अबुल फजल, इनका क्या है? अकबरनामा। अकबरनामा किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अबुल फजल की है। या दोस्तों आईने अकबरी किसकी पुस्तक? अबुल फजल। अश्व घोष दोस्तों इनकी दोस्तों कौन सी पुस्तक है? जल्दी से बताइएगा। अरविंद घोष लाइफ डिवाइन, लाइफ डिवाइन, इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। दोस्तों अश्व घोष ने कौन सी पुस्तक लिखी? तो आपको नोट करके रखना, बुद्ध चरित्र। बुद्ध चरित्र ये दोस्तों पुस्तक किसकी? अश्व घोष की पुस्तक है, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने चारों पुस्तकों के नाम नोट कर लिए होंगे। ऐसे ही करके दोस्तों मैं आपको सारी पुस्तकों के नाम नोट करा देने वाला हूं। इनमें से दोस्तों आपकी परीक्षा में अगर एक भी सवाल आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। हॉफ ए लाइफ किसकी पुस्तक है? वीएस नायपॉल की पुस्तक है। अगर आपसे पूछा जाए कि अकबरनामा या आईने अकबरी किसकी पुस्तक है, तो आपको नोट करके रखना है, अबुल फजल की है। अगर आपसे पूछा जाए कि बुद्ध चरित्र किसकी पुस्तक है? अश्व घोष की है। अगर आपसे पूछा है कि लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है। इसको आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने पॉलिटी के लगभग सारे आपको महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और अनुच्छेद अपनी प्रैक्टिस सेट में कवर कर दिए हैं। जो बचे हुए प्रैक्टिस सेट में वो भी कवर कर देंगे। दोस्तों 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है? 1985, 2002, 2003, 1976। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। चारों डेट आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, चारों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आपको बता दें 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आपको वेरी इंपॉर्टेंट में नोट करके रखना है, वर्ष 1985। 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? वर्ष 1985 से हुआ था। इसको आप नोट करके रखिएगा। वर्ष 2002, इसमें दोस्तों क्या हुआ था? 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन, इसको आप नोट करके रखिएगा। आर्टिकल 21A निःशुल्क शिक्षा का अधिकार। और दोस्तों ये किसकी सिफारिश पर आया था? कस्तूरी रंगन समिति की सिफारिश पर आया था 86वां संविधान संशोधन। इसको भी आपको पता होना चाहिए। 2003, इसमें दोस्तों 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन ये दोस्तों कब का है? ये 2003 का है। वर्ष 1976, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन, जिसको दोस्तों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं। और दोस्तों आपको बता दें 42वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 1976 का है। 89वां संविधान संशोधन कब का है? वर्ष 2003 का। और किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति से और दोस्तों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति से। ये दोनों आप याद रखिएगा। दोस्तों इसका आर्टिकल कौन सा, ये भी आप थोड़ा इंपॉर्टेंट में नोट करके रखिएगा। 338A। 338A के अंदर क्या है? राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति। इसके अंदर क्या है? 338A के अंदर है। लेकिन आपसे पूछा जाए केवल राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, अगर आपसे कहें कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, तो आप क्या बताएंगे? केवल 338। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति, तो आप क्या बताएंगे? 338A। और किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 89वां संविधान संशोधन से संबंधित है। और दोस्तों कब का है? ये वर्ष 2003 का है। और आपसे सवाल क्या पूछा गया कि 52वां संविधान संशोधन किस वर्ष से संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना है 1985। उम्मीद करता हूँ सारा कॉन्सेप्ट आपने यहाँ से नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। हिस्ट्री का बहुत ही बेहतरीन सवाल, माउंटबेटन योजना का संबंध किस वर्ष से है? 18 जुलाई 1947, 26 नवंबर 1949, 3 जून 1947 या 9 दिसंबर 1946। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बता दीजिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें माउंटबेटन योजना ये दोस्तों कब की है? 3 जून। अगर आपसे पूछा जाए कि 3 जून की योजना या माउंटबेटन योजना ये कब से है दोस्तों? 3 जून 1947। इसके ऊपर आप वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा। 18 जुलाई 1947 इसको दोस्तों क्या हुआ था, तो आपको नोट करके रखना है, स्वतंत्रता अधिनियम आया था। स्वतंत्रता अधिनियम
स्वतंत्रता अधिनियम कब आया था? 18 जुलाई 1947 को। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था। हमारा संविधान तैयार हुआ था कब? 26 नवंबर 1949 को। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएंगे कि हमारे संविधान को तैयार होने में कितना समय लगा था। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। दोस्तों 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की पहली बैठक होती है। संविधान सभा की पहली बैठक होती कब? 9 दिसंबर 1946। इसको भी आप नोट कीजिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। मैंने दोस्तों आपसे जो सवाल पूछा उसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों आप कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता किस वर्ष से संबंधित है। मैंने आपको ये सवाल 2 से 3 बार बताया है और आपकी परीक्षा के लिए ये सवाल अति महत्वपूर्ण है। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, किस मृदा में थोरियम पाया जाता है? अति महत्वपूर्ण सवाल है। मोनोजाइट मृदा में, कपासी मृदा में, या लाल मृदा में, या रेगुर मृदा में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, किस मृदा में थोरियम पाया जाता है? भाइयों बहनों आपको बता दें, मोनोजाइट मृदा आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। मोनोजाइट मृदा में दोस्तों थोरियम पाया जाता है और ये कहाँ पाया जाती है? केरल में। केरल में मोनोजाइट मृदा। दोस्तों आपको बता दें काली मृदा को ही कपास का जो काली मृदा होती है वो कपासीय मृदा होती है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। और कपासीय मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों केरल आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण राज्य है। यहाँ से दोस्तों काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्या क्या हुआ है महत्वपूर्ण थोड़ी सी जानकारी मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर दोस्तों अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल कहाँ का दोस्तों त्योहार है? अट्टुकल पोंगल। अट्टुकल पोंगल ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? केरल से संबंधित है। लेकिन दोस्तों आपसे केवल अगर पोंगल पूछा जाए, केवल पोंगल, तो आप कहेंगे तमिलनाडु। अगर अट्टुकल पोंगल पूछा जाए तो आप कहेंगे केरल। केरल की भाषा क्या है? मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा? केरल की भाषा है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। अब दोस्तों आपसे सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोस्तों किस राज्य से संबंधित है? ये भी केरल से ही संबंधित है। आपको यह भी पता होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है, देश का पहला स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? बहुत ही छुपा रुस्तम सवाल और कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। देश का पहला स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें देश का पहला स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है, तो आपको नोट करके रखना है कजाकिस्तान। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों इन देशों को लेकर थोड़ी सी आपको जानकारी और देते हैं। दोस्तों उज्बेकिस्तान और भारत इनके बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है, तो आपको नोट करके रखना है दुष्टलिक युद्ध अभ्यास होता है। दष्टलिक अभ्यास कहाँ किसके? भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। भारत और किर्गिस्तान। खंजर क्या है? खंजर युद्धाभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच में होता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों जिसके खंजर लग जाता है वो सीधे कहाँ पहुंच जाता है? कब्र में पहुंच जाता है। कहाँ पर? कब्र में, यानी कि दोस्तों कब्रिस्तान में पहुंच जाता है। उसका जवाब क्या होगा? भारत और किर्गिस्तान खंजर युद्धाभ्यास होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। देश का दोस्तों पहला स्थल अवरुद्ध देश कौन सा है? कजाकिस्तान। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आप थोड़ी सी जानकारी और याद रखिएगा। जो SCO शिखर सम्मेलन 2022 हो रहा है उसके दोस्तों जो सांस्कृतिक राजधानी किसको बनाया गया? वाराणसी को बनाया गया। लेकिन दोस्तों उसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? उज्बेकिस्तान में ही हो रहा है। और उज्बेकिस्तान में भी कहाँ पर? समरकंद में। इसको भी आप याद रखिएगा। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि अनुसूची 6 में उपस्थित राज्य नहीं है, असम नहीं है, त्रिपुरा नहीं है, मिजोरम नहीं है या मणिपुर नहीं है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अनुसूची 6 में उपस्थित राज्य कौन सा नहीं है, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर। बहुत ही कन्फ्यूजन भरा सवाल। आज के बाद इस सवाल को आप गलत नहीं करेंगे दोस्तों। इसको जो मैंने एक ऑप्शन जो गलत किया है वही ऑप्शन दोस्तों परीक्षा वाला भी गलत करता है बहुत बार। लेकिन दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा इसका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अनुसूची 6 में उपस्थित राज्य नहीं है तो आपको नोट करके रखना है, इसके अंदर मणिपुर नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। इसके अंदर दोस्तों असम भी शामिल है, त्रिपुरा भी शामिल है, मिजोरम भी शामिल है और मेघालय भी शामिल है। दोस्तों ये 4 राज्य शामिल हैं अनुसूची 6 के अंदर। और दोस्तों मेघालय की जगह पर मणिपुर रखकर दोस्तों आपको कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा अनुसूची 6 में कितने राज्य उपस्थित हैं, 4, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या है, शिलोंग। और शिलोंग में ही दोस्तों आपको बता दें चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर मनाया जाता है, शिलोंग में मनाया जाता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। असम दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है, अति महत्वपूर्ण। ओरांग नेशनल पार्क। दोस्तों ओरांग नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों असम में स्थित है। और दोस्तों इसी को ही रेंजर अवार्ड दिया गया है। क्या, रेंजर अवार्ड द्वारा सम्मानित किसको किया गया है, ओरांग नेशनल पार्क को किया गया है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व कौन सा है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा दोस्तों, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। और ये कहाँ पर स्थित है, ये दोस्तों असम में ही स्थित है। और असम का पुराना नाम क्या है, कामरूप। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, यह भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आप कोई सा भी एग्जाम देने जा रहे हो, अगर आप यूपी SSC पैट का एग्जाम देने जा रहे हैं, SSC CGL दोस्तों ग्रुप D, SSC GD, हर परीक्षा के लिए बहुत ही रामबाण सवाल है। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये सितार वादक हैं, तबला वादक हैं, संतूर वादक हैं या शहनाई वादक हैं। चारों ऑप्शन दोस्तों, 4 नाम मैं आपको बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आप सारे सवालों का जवाब कमेंट करते रहिएगा, जिससे कि दोस्तों आपके दिमाग में सारे सवालों के जवाब छप जाएं। आपसे यहाँ से कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, सवाल आपको कैसे लग रहे हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है, अगर आपको सवाल अच्छे लग रहे हों, जल्दी से प्यारे कमेंट करके बताइएगा। आइए बात करते हैं अपने सवाल की ओर। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है सितार से। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है, सितार वादक हैं ये। अब दोस्तों बात करते हैं तबला वादक, जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे है, तबला वादक। संतूर वादक दोस्तों कौन है, तो आपको नोट करके रखना है, भजन सोपारी। भजन सोपारी दोस्तों, क्योंकि अभी हाल ही में इनका दोस्तों निधन हुआ है, तो आपसे ये सवाल करंट में रिलेट करके पूछा जा सकता है। भजन सोपारी का दोस्तों संबंध किसी संतूर वादक। एक दोस्तों नाम इनका और याद रखिएगा आप, इनका नाम नहीं है जो संतूर वादक ही है, पंडित शिव कुमार शर्मा। ये नाम आप याद रखिएगा दोस्तों। ये कौन है, ये भी दोस्तों संतूर वादक हैं, इसको आप नोट करके रखिएगा। तबला कौन बताता है, जाकिर हुसैन। पंडित रविशंकर का संबंध किससे, सितार वादक। शहनाई वादक दोस्तों कौन है, बिस्मिल्ला खां। कौन दोस्तों, बिस्मिल्ला। इसको भी आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पंडित रविशंकर, इनका संबंध किससे है, ये सितार वादक हैं। तबला वादक कौन है, जाकिर हुसैन। संतूर वादक कौन है, भजन सोपारी, जिनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो गया है, तो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक नाम और याद रखिएगा, पंडित शिव कुमार शर्मा, ये भी दोस्तों संतूर वादक ही हैं। और दोस्तों शहनाई वादक कौन है, तो आपको याद रखना है बिस्मिल्ला। बिस्मिल्ला खान, इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर।
दोस्तों हमारा अगला सवाल है, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस महिला को मिला है? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अरुंधति राय, आशापूर्णा देवी, रमा देवी या देविका रानी? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए, जल्दी से बताइएगा दोस्तों। भाइयों आपको बता दें, पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है, तो आपको नोट करके रखना है, आशापूर्णा देवी। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? आशापूर्णा देवी को मिला है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, 56वां आपसे पूछा जा सकता है, 56वां नीलमणि फूफण। हमने आपको बताया था कि जो 56 तरीके के भोग खाकर इंसान का जो सीना है फूल जाता है, तो नीलमणि फूफण। 57वां दोस्तों दामोदर मौजा। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इन दोनों को नोट करके रखिएगा आप। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है दोस्तों? आशापूर्णा देवी को। रमा देवी कौन है दोस्तों? पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त, फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। वर्तमान में कौन है दोस्तों? तो आपको नोट करके रखना, राजीव कुमार है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। पहली महिला कौन है दोस्तों? रमा देवी। लेकिन दोस्तों पहला अगर आपसे मेल पूछा जाए, सुकुमार सेन, इसको भी आप नोट करके रखिएगा, यह भी आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहाँ से सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, स्वतंत्र न्यायपालिका या मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से, इंग्लैंड से, आयरलैंड से, साउथ अफ्रीका से? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। स्वतंत्र न्यायपालिका या मौलिक अधिकार कहां से लिए गए? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, स्वतंत्र न्यायपालिका या मौलिक अधिकार कहां से लिए गए, तो आपको नोट करके रखना, अमेरिका से लिए गए हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों अधिकार, कार किसके पास होती है? अमीर लोग होते हैं, अमीर लोगों के पास कार होती है। आप थोड़ा इसको करंट से दोस्तों रिलेट करके पढ़िएगा, इसको ट्रिक से रिलेट करके पढ़िएगा। कार किसके पास होती है? अमीर लोगों के पास। अमीर कौन है? अमेरिका। आ से अमीर, आ से अमेरिका। इसको आप ऐसे नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। दोस्तों आयरलैंड से क्या लिया गया? जल्दी से बताइएगा। और दोस्तों रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य दोस्तों कहाँ से लिए गए? रूस से लिए गए हैं। इसको भी आप दोस्तों नोट करके रखिएगा। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो राष्ट्रपति पर महाभियोग होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति पर दोस्तों महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 61 के तहत, ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है अनुच्छेद 61 के तहत, ये कहाँ से ली गई है? ये दोस्तों अमेरिका से ली गई है। इसको आप नोट करके रखिएगा। और दोस्तों राष्ट्रपति की दोस्तों कार्य प्रणाली है, निर्वाचन प्रणाली, जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली है वह कहाँ से ली गई? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। ये सवाल मैंने आपको कई बार बताया है कि दोस्तों जो राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से ली गई, ये सवाल मैंने अपने प्रैक्टिस सेट में आपको बता रखा है। यहाँ दोस्तों सवाल क्या पूछा गया था? स्वतंत्र न्यायपालिका या मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए? तो आपको नोट करके रखना, अमेरिका से लिए गए हैं। आयरलैंड से दोस्तों क्या लिया गया? तो आपको याद में रखना DPSP। ये दोस्तों कहाँ से लिए गए? आयरलैंड से लिए गए हैं। इसको भी आप थोड़ा याद करके रखिएगा। आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है। आपसे मैंने कमेंट कर क्या पूछा, तो जल्दी से आप बताएंगे कि राष्ट्रपति की जो निर्वाचन प्रणाली है इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है। इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं आज अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, भारत के पहले CAG कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, सोनाली सिंह, नरहरि राव, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। भारत के पहले CAG कंप्ट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया कौन है दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, भारत के पहले CAG कौन बनाए गए हैं, तो पहले कौन CAG थे, तो आपको नोट करके रखना है, नरहरि राव। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं प्रेजेंट समय की। भारत के वर्तमान में दोस्तों CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। और दोस्तों किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 148। यह महत्वपूर्ण है दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए। लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के CGA ये दोस्तों कौन है, तो आपको सोनाली सिंह जवाब देना है। बस दोस्तों आपको यही समझाने के लिए मैंने ये सवाल लिया यहाँ पर। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले CAG
और तो आप जवाब क्या देंगे, गिरीश चंद्र मुर्मू। और कौन से अनुच्छेद से संबंधित है, 148, और उनका कार्य किसमें, 149 में है। इसको आप नोट करके रखिएगा, लिख लीजिएगा दोस्तों। कार्य 149 के अंदर है, अनुच्छेद 149 के अंदर है, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा, 149। ठीक है दोस्तों। अब अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की CGA कौन है, गिरीश वो सोनाली सिंह हैं। पहले कौन थे, नरहरि राव थे। आपका ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों हिस्ट्री का। प्रयाग स्तंभ लेख किसके समय के हैं, अति महत्वपूर्ण सवाल, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। जल्दी से दोस्तों इसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लगाइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। प्रयाग स्तंभ लेख के किसके समय के हैं, समुद्रगुप्त, खारवेल, भानुगुप्त, रुद्रमान। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें प्रयाग स्तंभ किसके लेख के हैं, तो आपको नोट करके रखना, समुद्रगुप्त। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों खारवेल ये किससे संबंधित है, तो आपको नोट करके रखना, हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय के हैं, खारवेल के समय के हैं। ऐरण अभिलेख ये दोस्तों किसके समय के हैं, तो आपको नोट करके रखना है, भानुगुप्त के समय के हैं। अब आपसे पूछा रुद्रमान, जूनागढ़ अभिलेख ये किसके दोस्तों समय के, रुद्रदामन के समय के हैं। इनको आप नोट करके रखिएगा। चारों सवाल आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र सवाल हैं। प्रयाग स्तंभ लेख किसके समय का है, तो आपको नोट करके रखना है, समुद्रगुप्त के समय का है। अब आपसे पूछा है कि हाथी गुम्फा अभिलेख किसके समय के, ये खारवेल के समय के हैं। अब आपसे पूछा है कि ऐरण अभिलेख किसके समय के, भानुगुप्त के समय के हैं। लेकिन आपसे पूछा है कि जूनागढ़ अभिलेख किसके समय के हैं, रुद्रदामन के समय के हैं। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवद्धा किसकी सहायक नदियां हैं। नदियों का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आना तय है, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा दोस्तों। इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवद्धा किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की, कावेरी नदी की, गोदावरी नदी की, नर्मदा नदी की। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, इंद्रावती, प्राणहिता और प्रवद्धा किसकी दोस्तों सहायक नदियां, तो आपको नोट करके रखना, ऑप्शन नंबर सी गोदावरी की दोस्तों सहायक नदियां हैं। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। कृष्णा नदी अति महत्वपूर्ण, ये दोस्तों इस पर कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, ये दोस्तों कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। और कृष्णा नदी दोस्तों कहां से निकलती, महाबलेश्वर, महाराष्ट्र से निकलती कृष्णा नदी। आप इसको नोट करके रखिएगा। कावेरी नदी दोस्तों इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, काबिनी। और दोस्तों एक इसकी और सहायक नदी है, उसका भी आप जल्दी से बताइएगा कमेंट कर। अभी मुझे तुरंत याद नहीं आ रहा है, आप बताइएगा कमेंट कर कि कावेरी नदी की दोस्तों और कौन सी सहायक नदी है। दोस्तों इसके अलावा कावेरी नदी कहाँ से निकलती, कोडागू जिले से निकलती। कहाँ से दोस्तों, कोडागू जिला से निकलती है। यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूँ, कोडागू जिले से दोस्तों कावेरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी दोस्तों इंद्रावती, प्राणहिता, प्रवद्धा आपको मैंने बता दिया है। दोस्तों नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है। अब दोस्तों नर्मदा नदी पर क्या क्या स्थित है, तो आपको नोट करके रखना है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। और दोस्तों धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है। उम्मीद करता हूं दोस्तों नदियों के सारे क्वेश्चन आपको नोट कर लिए होंगे, आपको याद हो गए होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं साइंस के तांडव को लेकर। यहाँ से शुरू होता है हमारा साइंस का पोर्शन। अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों विज्ञान के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का दोस्तों एकदम ब्रह्मास्त्र सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। जल्दी से दोस्तों कॉपी पेन उठाकर इनको भी आप नोट कर लीजिएगा। किस धातु को क्विक सिल्वर कहा जाता है, कोबाल्ट, मरकरी, पारा, ब्रोमीन। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा।
दोस्तों यहाँ पर कठिन सवाल लेकर आपका समय खराब करने दोस्तों मैं नहीं आता हूँ। यहाँ पर ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे। किस धातु को क्विक सिल्वर कहते हैं? कोबाल्ट को कहते हैं, मरकरी को कहते हैं, पारा को कहते हैं, ब्रोमीन को कहते हैं? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों आपको बता दें, जो मरकरी होती है, सॉरी दोस्तों, जो पारा होता है, पारा को दोस्तों क्या कहते हैं? Hg। इसको दोस्तों क्या कहते हैं? तो आपको नोट करके, इसको क्विक सिल्वर कहते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। ये सवाल ऐसे सवाल हैं जो आपकी परीक्षा में आपको छपेंगे और आपको नंबर दिलाएंगे। इसको आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं। यूरेनियम 235 से, कोबाल्ट 60 से, कार्बन 14 से, या दोस्तों आयोडीन 131 से? जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। दोस्तों अति महत्वपूर्ण सवाल है साइंस का। चट्टानों की आयु ज्ञात करते हैं किससे? यूरेनियम 235 से करते हैं, कोबाल्ट 60 से करते हैं, कार्बन 14 से करते हैं, आयोडीन 131 से करते हैं। चारों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जल्दी से बताइएगा। दोस्तों आपको बता दें, चट्टानों की आयु किससे ज्ञात करते हैं? तो आपको नोट करके रखना, यूरेनियम 235। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। आइए दोस्तों और ऑप्शन को लेकर बात करते हैं। दोस्तों कोबाल्ट 60, इसमें दोस्तों क्या होता है? रक्त कैंसर। रक्त कैंसर का दोस्तों अध्ययन किससे करते हैं? कोबाल्ट 60। कार्बन 14, इसमें दोस्तों जीवाश्म का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है किससे दोस्तों? कार्बन 14। ये दोस्तों थायराइड कैंसर, आयोडीन है थायराइड कैंसर। दोस्तों किससे संबंधित है? आयोडीन से संबंधित है। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों वहां पर आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा अभी। यहाँ पर जो दोस्तों क्विक सिल्वर होती है वो मरकरी को कहा जाता है। किसको दोस्तों? मरकरी को। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखिएगा। यहीं पर दोस्तों थोड़ा सा मरकरी और पारा ऑप्शन दोस्तों कन्फ्यूजन में आ गए, तो आपको सही जवाब क्या होगा? आपका क्विक सिल्वर मरकरी को कहते हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा, यही आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने अपने जवाब को चेंज कर लिया होगा। आइए बात कर लेते हैं अपने अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, जनरेटर में ऊर्जा का परिवर्तन होता है विद्युत ऊर्जा से प्रकाश ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगभग परीक्षाओं में पूछा जाता है और बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। जल्दी से बताइएगा कि जनरेटर में ऊर्जा का परिवर्तन, कैसा ऊर्जा का परिवर्तन होता है? जल्दी से बताइएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। भाई बहनों आपको बता दें, जनरेटर में ऊर्जा का परिवर्तन कैसा होता है, तो आपको नोट करके रखना है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। दोस्तों जनरेटर में कैसा होता है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता कौन? जनरेटर है। दोस्तों विद्युत बल्ब, अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल्ब में कैसा ऊर्जा होता है? दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में बदलता है। जब बल्ब में विद्युत प्रवाहित की जाती है तभी तो दोस्तों उसमें से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो दोस्तों विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा में। अब ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? माइक्रोफोन। इसको भी आप नोट कीजिएगा, यह भी अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। उम्मीद करता हूं यहां से आपने सारे प्रश्नों को नोट किया होगा। आइए बढ़ चलते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का, सिल्वर आयोडाइड का, सिल्वर ब्रोमाइड का, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा। कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग करते हैं? सिल्वर नाइट्रेट का करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? अति महत्वपूर्ण सवाल है। ग्रुप डी की परीक्षा में ये सब सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। जल्दी से बताइएगा। भाई बहनों आपको बता दें, कृत्रिम वर्षा के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। अब दोस्तों और बात करते हैं ऑप्शन को लेकर। सिल्वर नाइट्रेट, ये दोस्तों आपको बता दें, सिल्वर नाइट्रेट इसका प्रयोग किसमें होता है? जो दोस्तों चुनाव की जो स्याही होती है, दोस्तों चुनाव की जो स्याही होती है
उसमें दोस्तों सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। आप वोटिंग करने जाते होंगे, आपके दोस्तों उंगली पर एक स्याही लगाई जाती है जो दोस्तों जल्दी मिटलती नहीं है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर नाइट्रेट का। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग दोस्तों कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए किया जाता है। और सिल्वर ब्रोमाइड फोटोकॉपी दोस्तों, आप फोटोकॉपी करवाने जाते होंगे, वहाँ पर दोस्तों जो उसकी इंक जो होती है और दोस्तों उसका पाउडर होता है, उसमें किसका प्रयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण, पारा के कारण, नाइट्रेट के कारण, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण होता है, पारा के कारण होता है, नाइट्रेट के कारण होता है, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा। तीनों ऑप्शन आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। मिनी माता रोग दोस्तों आपको बता दें, मिनी माता रोग किसके कारण होता है? ये कैडमियम के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। दोस्तों दोस्तों मिनी माता रोग होता है किसके कारण? पारा के कारण। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। मिनी माता रोग किसके कारण होगा? पारा के द्वारा। कैडमियम का इटाई रोग दोस्तों कैडमियम के कारण होता है। इसको आप नोट करके रखिएगा। इटाई रोग किसके कारण होता है? कैडमियम के कारण। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? पारा के कारण। नाइट्रेट ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। उम्मीद करता हूं आपने यहां से सारे सवालों को नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है, हाइड्रोफोबिया का संबंध किससे है? अति महत्वपूर्ण सवाल आपकी परीक्षा के लिए। रेबीज से है, हैजा से है, प्लेग से है, पेचिस से है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। दोस्तों हाइड्रोफोबिया इसका संबंध किस बीमारी से है? दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बीमारियों के सवाल एक एक करके मैं आपको सारे सवाल नोट कराते जा रहा हूँ। आप सारे सवालों को नोट करके याद करते चलिएगा। आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसे ही सवाल आने वाले हैं, इतना आप विश्वास बनाकर चलिएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि दोस्तों आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। दोस्तों हाइड्रोफोबिया इसका मतलब क्या होता है? पानी का डर। और दोस्तों पानी का डर कब लगता है? जब कुत्ता काट लेता है, और कुत्ते के काटने से क्या होता है? रेबीज। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। हाइड्रोफोबिया का संबंध किस बीमारी से है? रेबीज से है। और रेबीज के दोस्तों टीके की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर। इन्होंने दोस्तों रेबीज के टीके की खोज की थी। इसको आप नोट करके रखिएगा। दोस्तों हैजा किसके कारण होता है? इसको दोस्तों मक्खी के कारण हैजा फैलता है। और दोस्तों ये कैसा रोग है? इसका जवाब आप जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। ये दोस्तों विषाणु जनित है, ये दोस्तों जीवाणु जनित है, ये प्रोटोजोआ जनित है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताइएगा। पेचिस प्लेग। दोस्तों प्लेग को क्या कहते हैं? प्लेग को कहते हैं काली मौत। क्या कहते हैं दोस्तों? काली मौत। और किसके कारण होता है यह भी आप बताएंगे। पेचिस। और दोस्तों पेचिस भी आप ध्यान में रखिएगा, यह भी आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल है। और दोस्तों ये किससे होता है? ये दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने यहां से सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। दोस्तों हाइड्रोफोबिया किससे संबंधित है? रेबीज से संबंधित है। हैजा दोस्तों मक्खी से फैलता है। और हैजा कैसा रोग है? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से देंगे। ये जीवाणु जनित है या विषाणु जनित है? इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं प्लेग को क्या कहते हैं? काली मौत कहते हैं। और ये कैसा रोग है? इसका भी जवाब आप कमेंट करके देने वाले हैं। पेचिस दोस्तों प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, ये मैंने आपको बता दिया है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले और महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर। भाई बहनों आज का हमारा अगला सवाल है, हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला विटामिन कौन सा है? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा नंबर दिलाएगा आपको ये सवाल है। विटामिन के सवाल दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। जल्दी से बताइएगा। हार्मोन की तरह व्यवहार करने वाला विटामिन कौन सा है? तो आपको नोट करके रखना है, विटामिन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ए आपका सही जवाब होगा। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर विटामिन बी 2 बार टाइप हो गया, इसको दोस्तों आप कैंसिल कर दीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों विटामिन सी कर लीजिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। दोस्तों हार्मोन की तरह कौन सा विटामिन काम करता है? विटामिन ए, इसको आप ध्यान में रखिएगा। विटामिन सी स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से दोस्तों स्कर्वी रोग होता है, इसको भी आप थोड़ा नोट करके रखिएगा। दोस्तों विटामिन सी 2 जगह पर होगा। विटामिन यहाँ पर दोस्तों विटामिन डी कर लीजिएगा आप। विटामिन डी
इसमें दोस्तों क्या होता है, इसमें सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी मिलता है हमको, सूर्य का प्रकाश। दोस्तों टाइपिंग एरर हो गया है, इसको आप माइंड मत कीजिएगा। विटामिन बी, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या होता है, थायमीन। थायमीन। और इसमें बेरी वेरी रोग होता है, कौन सा दोस्तों, बेरी वेरी रोग होता है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपने सारे प्रश्नों को नोट कर लिया होगा। अब दोस्तों इनके रासायनिक नाम आप मैं बोलते जा रहा हूँ, आप नोट करते चलिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है दोस्तों, रेटिनॉल। विटामिन बी1 का या जो नॉर्मल विटामिन होती है विटामिन बी, थायमीन। और विटामिन बी12 का क्या दोस्तों होगा, साइनोकोबिलिन। इसको आप नोट कीजिएगा। विटामिन सी का दोस्तों क्या होगा, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का दोस्तों क्या होगा, कैल्सीफेरॉल। क्या होगा दोस्तों, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन ई का दोस्तों टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फिनोक्यूनान। इन सारे विटामिनों को आप नोट कीजिएगा, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण सवाल हैं। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है, ईईजी का संबंध किस अंग से है। दोस्तों हृदय से है, मस्तिष्क से है, किडनी से है, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। ईईजी दोस्तों इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ किससे संबंधित है ये दोस्तों, ये मस्तिष्क के संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों आपसे पूछा था ईसीजी, ईसीजी, इसका संबंध दोस्तों किससे है, इसका संबंध हृदय से है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, आपसे दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है। दोस्तों अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर, अगर आपसे पूछा जाए कि अल्जाइमर रोग इसका संबंध किससे है दोस्तों, इसका संबंध भी मस्तिष्क से, इसको भी आप नोट करके रखिएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। किडनी, अगर आपसे पूछा जाए कि डायलिसिस, डायलिसिस की प्रक्रिया दोस्तों किस अंग के खराब हो जाने के कारण होती है, किडनी के खराब हो जाने के कारण होती है। आपको यह भी नोट करके रखना है। दोस्तों वैसे तो दोस्तों साइंस बहुत है, लेकिन ऐसे सवाल मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा में सीधा छपे और आपको नंबर देके जाएं। फालतू का ज्ञान दोस्तों देना यहाँ पर कोई उद्देश्य नहीं है मेरा। एक सवाल लेता हूँ, वहाँ से दोस्तों आपको 4 से 5 सवाल बताता हूँ। आपकी जिम्मेदारी बनती है आप सारे सवालों को नोट करें और उन सवालों का रिविजन करें। ईईजी का संबंध दोस्तों किससे है, मस्तिष्क से है। और दोस्तों अल्जाइमर जो रोग होता है वो मस्तिष्क से ही संबंधित होता है। अगर आपसे पूछा जाए ईसीजी, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी, इसका संबंध दोस्तों किससे, कार्डियोलॉजिस्ट का। दोस्तों कार्डियो किसका संबंध है दोस्तों, तो इसको आप नोट करके रखना, हृदय से संबंधित है। अति महत्वपूर्ण सवाल है, इसलिए मैंने दोस्तों आपको इसको नोट करा दिया। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर। दोस्तों हमारा आज का अगला सवाल है, मस्तिष्क में शुगर किसे कहते हैं, मस्तिष्क की शुगर, मस्तिष्क में नहीं, मस्तिष्क की शुगर किसे कहते हैं, लैक्टोज को, सुक्रोज को, फ्रक्टोज को, गैलेक्टोज को। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए ये भी। मस्तिष्क की शुगर किसे कहा जाता है, लैक्टोज को कहा जाता है, सुक्रोज को कहा जाता है, फ्रक्टोज को कहा जाता है, या गैलेक्टोज को कहा जाता है। क्या होगा आपका सही जवाब। भाई बहनों आपको बता दें, मस्तिष्क की शुगर किसको कहते हैं, गैलेक्टोज को। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। दोस्तों जो दूध होता है, दूध की शुगर को क्या कहते हैं, लैक्टोज। सुक्रोज दोस्तों जो होता है गन्ने की शुगर, गन्ने की दोस्तों शुगर कौन सी होती है, सुक्रोज। और दोस्तों फ्रक्टोज ये दोस्तों फ्रूट शुगर होती है, फ्रूट शुगर। जो फ्रूट शुगर कौन सी होती है, फ्रक्टोज। मस्तिष्क शुगर दोस्तों गैलेक्टोज। अब दोस्तों एक शुगर होती है सब प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शुगर कौन सी होती है, इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए। मस्तिष्क की शुगर किसको कहते हैं, गैलेक्टोज को कहते हैं। लैक्टोज शुगर दोस्तों कौन सी है, दूध की शुगर कहते हैं। सुक्रोज दोस्तों गन्ने की शुगर या केन शुगर, इसको कहते हैं दोस्तों सुक्रोज। अब दोस्तों फ्रक्टोज कैसी है दोस्तों, ये फ्रूट शुगर है। दोस्तों आपको बता दें सबसे मीठी शुगर कौन सी, माल्टोज। माल्टोज जो शुगर होती है दोस्तों, ये दोस्तों प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शुगर होती है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, अति महत्वपूर्ण सवाल है। आइए बढ़ते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न को लेकर। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा के लिए और इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में नोट कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सवाल आपकी परीक्षा में आपको कन्फ्यूजन पैदा करता है और आपका सवाल गलत हो जाता है। जल्दी से बताइएगा आपका सही जवाब क्या होगा कि टमाटर का लाल रंग कैसा होता है। टमाटर का जो लाल रंग होता है किसके कारण होता है, लाइकोपिन के कारण, कैरोटीन के कारण, कैप्सिटिन के कारण, या बैंथोइन के कारण। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। चारों ऑप्शन, 4 सवाल आपकी परीक्षा के लिए तैयार हैं, जल्दी से बताइएगा।
भाई बहनों आपको बता दें, टमाटर का जो लाल रंग होता है वो लाइकोपीन के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा। और दोस्तों कैरोटीन, ये दोस्तों गाजर, गाजर का दोस्तों जो लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? ये दोस्तों कैरोटीन के कारण होता है। कैप्सिकम, जो मिर्च का जो लाल मिर्च होता है, मिर्च का जो लाल रंग होता है, लाल मिर्च, उसका दोस्तों जो कलर होता है वो कैप्सिकम के कारण होता है। बैंथीन, जो बैगन का बैगनी रंग होता है, जो बैगन का बैगनी रंग होता है वो दोस्तों बैंथीन के कारण होता है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा। आइए दोस्तों इसको याद करने का कुछ तरीका आपको मैं बताता हूँ। टमाटर लाइकोपीन, इसको आप नोट करके रखिए, लाइकोपीन के कारण होता है। टमाटर को दोस्तों बहुत लोग लाइक करते हैं, मतलब कोई भी सब्जी हो जाए उसमें टमाटर पड़ता ही पड़ता है, यानी कि दोस्तों टमाटर सबसे लोकप्रिय है, यानी कि दोस्तों सबसे लाइक किया जाने वाला है। तो लाइकोपीन किस में हो गया? टमाटर में हो गया। कैरोटीन दोस्तों गाजर, गाजर दोस्तों गाजर किससे संबंधित है? कैरोटीन से संबंधित है। कैप्सिटीन, कैप्सिटीन दोस्तों मिर्चा से संबंधित है। दोस्तों कैप्सिकम, मिर्चा होता है ना, कैप्सिकम, कैप्सिकम माने मिर्च होती है दोस्तों। कैप्सिटीन किससे संबंधित है? मिर्च से संबंधित है। और बैंथनीन, बात से बैगन, बात से बैंथनीन, इसको भी आप थोड़ा ऐसे रिलेट कर याद करेंगे, आपको सारे सवाल याद हो जाएंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे सवाल याद हो गए होंगे और सारे सवाल आपको अच्छे लगे होंगे। अगर दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया है और सारे सवाल आपको पसंद आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ की अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आपसे आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।